हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में मैं तुम्हारे साथ ज्योग्राफी के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जिसमें मैंने ज्योग्राफी के दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लिए। हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जहां पर थोड़ा बहुत फैक्ट भी रिक्वायर्ड है वो भी एमसीक्यू डिस्कशन से करते जाएंगे। लास्ट में 10 क्वेश्चन के बाद तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में तुम्हें करना है। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, और जहां जहां पर भी मैप की रिक्वायरमेंट होगी ना या फिगर की रिक्वायरमेंट होगी, मैप फिगर बना के भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के हिमालयन फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड हो सकता है, इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। क्या है टॉपिक? विथ रेफरेंस टू द सिंटेक्सियल बेंड ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के सिंटेक्सियल बेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंटेक्सियल बेंड, देखो सिंटेक्सियल बेंड को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। ये ना हिमालय के ना साउथवर्ड फोल्ड की बात हो रही है, राइट। हिमालय की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी हमारे दिमाग में हिमालय या कोई भी हिल आता है हम ऐसे हिल की बात करते हैं। यहां सिंटेक्सियल बेंड क्या है कि हिमालय का ये एक्सटेंशन हुआ और फिर वो अचानक से इधर मुड़ता है साउथ की तरफ, इधर एक्सटेंशन हुआ और फिर अचानक से साउथ की तरफ मुड़ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इसके सिंटेक्सियल बेंड वाले पार्ट हो गए। यहां पर ये वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड और ये ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड। वेस्टर्न साइड में यहां कहां पर ये सिंटेक्सियल बेंड हो रहा है? साउथवर्ड हिमालय का यहां पे फोल्ड नंगा पर्वत के पास, और ईस्टर्न साइड में कहां पर? नामचा बारवा के पास। ये सिंटेक्सियल बेंड है हिमालय का, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन बनाते हैं। The syntaxial bend refer to the abrupt change in the east-west alignment of Himalaya at their western and eastern extremities। सही बात है भाई कि हिमालय का ये जो कंटिन्यूएशन है, वेस्ट ईस्ट जो कंटिन्यूएशन है, अचानक से वो यहां मुड़ के ऐसे साउथवर्ड फ्लो हो जाता है और यहां से अचानक मुड़कर फिर से इसे साउथवर्ड की तरफ मूव करता है। इसी को हम सिंटेक्सियल बेंड के नाम से बुलाते हैं, करेक्ट। द ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड अकर्स नियर नामचा बारवा, है ना नामचा बारवा इधर, तो यहां पर ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड हो रहा है। वेयर द हिमालय टर्न शार्पली टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ मुड़ के हिमालय इधर नीचे आती है, करेक्ट है भाई। सेकंड भी। थर्ड, द वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड इज एसोसिएटेड विद द रीजन अराउंड द नंगा पर्वत। इसको हम नंगा पर्वत बुलाते हैं। अच्छा, व्हाई डू वी कॉल इट नंगा पर्वत? हम इसे नंगा पर्वत क्यों बुलाते हैं? क्या रीजन है नंगा पर्वत बुलाने का? सिंपल सा लॉजिक है, पर मालूम होना चाहिए तुम्हें। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, व्हाई डू वी कॉल दिस रीजन एट नंगा पर्वत। चलिए, तो वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड यहां नंगा पर्वत के पास ऊपर जो पीओके वाला रीजन है वहां पर वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड देखने को मिलेगा। द सिंटेक्सियल बेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज रेंजेस इनटू द पूर्वांचल हिल। तो हमारा फोर्थ नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो सिंटेक्सियल बेंड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इनटू पूर्वांचल हिल्स, या ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है ना, यहां पर यहां जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ये वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेल्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से हिमालय का ये पूर्वांचल एक्सटेंशन या नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन हमें यहां देखने को मिलता है। एकदम सही बात है। ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। करेक्ट ही ढूंढना था ना? हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान रखेंगे, करेक्ट ढूंढना है या इनकरेक्ट ढूंढना है। तो अभी से सिंटेक्सियल बेंड क्लियर रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडियन मॉनसून के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ द मॉनसून। एकदम सही बात है कि मॉनसून का जो ओरिजिन होता है उसके लिए लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने का और फिर हीट को रिलीज करने का, लैंड और सी का या लैंड और वाटर का, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द एडवेंट ऑफ मॉनसून। करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। द शिफ्ट ऑफ द ITCZ, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बुलाते हैं, यही हो गया ITCZ और ITCG। So the shift of ITCZ or ITCG northward during the summer contributes to Indian monsoon development। हम लोग ने एक डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में ITCZ पढ़ते हैं, या ITCZ कभी अलग से तुम्हें यूट्यूब में भी करवा दूंगा जिन्हें ITCZ समझने में दिक्कत है, ये ना जब नॉर्थवर्ड मूव करता है ना तो इंडिया में मॉनसून स्ट्रांग होता है या इंडिया में मॉनसून का डेवलपमेंट होता है।
और ये नॉर्थवर्ड मूव क्यों करता है? क्योंकि जब हमारे यहाँ भी जो समर सीजन है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया जो पार्ट है हमारा, समर सीजन जब पड़ेगा तो यहाँ पे ना सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती है, और सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी तो ITCZ का मूवमेंट भी ऐसे ऊपर की तरफ होगा। मॉनसून विंड के फ्लो में काफी हेल्पफुल होता है ITCZ का मूवमेंट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट। करेक्ट। एल नीनो जनरली, थर्ड स्टेटमेंट, एल नीनो जनरली स्ट्रेंथन्स द इंडियन मॉनसून और इंडियन समर मॉनसून। अब ये बात तो हमारी जो न्यूज चैनल वाले हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि एल नीनो का इंपैक्ट है, इस बार बारिश कम होगी, उनको भी मालूम है। तो एल नीनो जब ऐसा रहता है ना, तो वो इंडियन मानसून को एक्चुअली स्ट्रेंथन नहीं करता है, वो इंडियन मानसून को क्या करता है, क्या बोलते हैं हमारे न्यूज चैनल वाले चिल्ला चिल्लाकर, वीकेंड करता है, कमजोर कर देता है। जिस साल एल नीनो वाले सिचुएशंस अराइज होंगे, यू विल हैव लेस रेनफॉल इन इंडिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर रीजन्स एज वेल, बट एल नीनो भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। The Himalayas help in preventing the monsoon winds from escaping the northwards। अब ऊपर जैसे यहाँ तुम्हारे सामने स्मार्ट बोर्ड लगा है, हमारे नॉर्थ में इंडिया में ऊपर हिमालय है, और मॉनसून विंड जब साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से एंटर करने की कोशिश करेगा तो एंटर करेगा, और जब ऊपर उठेगा सामने हिमालय मिल गया, विंड उधर से एंटर कर रही है तुम्हारी तरफ से सामने, यहाँ हिमालय है, इट ऑब्स्ट्रक्ट इट, दैट्स वाई बारिश यहाँ नीचे हो जाती है। शिवालिक रीजन में अच्छी बारिश होगी, नॉर्दर्न प्लेन में अच्छी बारिश होगी। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढना था क्या हमें, थर्ड रॉन्ग था, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विथ रेफरेंस टू इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बोले तो आम बोलचाल की भाषा में हम इंडियन रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडियन रिवर सिस्टम और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन रिवर्स आर मोस्टली पेरेनियल, मतलब जिनके पास ना थ्रू आउट द ईयर they carry water and water in good amount, है ना, अच्छे अमाउंट में, अच्छे वॉल्यूम में वाटर रहता है। बिकॉज दे आर filled by both rainfall as well as snow melt। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे हम गंगा की बात करते हैं, हम ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं, हम यमुना की बात करते हैं, हम इंडस की बात करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ग्लेशियर के पास से, ग्लेशियर से ही इनका ओरिजिन हो रहा है। तो जब ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है तो इनमें ग्लेशियल मेल्ट भी रहेगा, समर सीजन में पानी बढ़ जाएगा बर्फ पिघलने से, और फिर उसी समर सीजन में इंडियन मानसून आके इसमें बारिश भी करवा देती है। दैट्स वाई पेरेनियल रिवर है, सालों भर पानी कैरी करती हैं और अच्छे अमाउंट में कैरी करती हैं, इतना कैरी करती हैं कि फ्लड आ जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स आर जनरली सीजनल एंड डिपेंड लार्जली ऑन मॉनसून रेनफॉल। करेक्ट है कि मॉनसून रेनफॉल के टाइम में पेनिनसुलर रिवर्स में पानी रहती है, अदरवाइज इनमें पानी बड़ा कम होता है, वेरी लेस। The Narmada and Tapi rivers flow through the rift valleys and drain into Arabian Sea। अगेन करेक्ट, ये याद रखिएगा कि वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स में से दीज आर द 2 वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स। कौन सी 2 रिवर, नर्मदा एंड तापी। वैसे और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, लाइक कौन सी रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है, कावेरी है क्या, कृष्णा है क्या, गोदावरी है, या नन ऑफ द एबव अभी जिनमें मैंने 3 का नाम लिया। एक आध मुझे वेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम बताओ। एक और क्वेश्चन तुम्हें, एक ऐसी वेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम बताओ विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उसको 2 बार कट करती है, उस वेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम मुझे बताओ। बाकी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स महाराष्ट्र से जो बह रही है, जो गोवा से बह रही है, नाम बताइए मुझे उनका, कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी। क्यों ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, देखो वो भी मैंने यहां पर अटैच करके रखा है, एक मेजर रीजन कि व्हाई नर्मदा एंड तापी, द 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। उसका एक रीजन क्या है ना, कि ये ना वैली का फॉर्मेशन नहीं करती है, दे डू नॉट और दे डिड नॉट फॉर्म द वैली, एंड दे एक्चुअली फ्लो थ्रू द फॉल्ट्स। जो फॉल्ट अराइज हुआ था पेनिनसुलर प्लेट्यू के थोड़े बेंड होने की वजह से, उसी फॉल्ट से बहने का काम करती है। अब उस फॉल्ट से बह रही है तो ये अपना ना तो डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, किसी वैली का फॉर्मेशन हुआ नहीं, पेरेनियल रिवर है नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता है, तो कोर्स चेंज भी देखने को नहीं मिलता है। कोर्स चेंज ज्यादा करती है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, बाढ़ लेकर आती है, काफी वाटर होता है, वैली का फॉर्मेशन होता है। वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा तापी में वैली का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोर्स चेंज नेग्लिजिबल या नहीं के बराबर। फोर्थ, द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म लार्ज डेल्टाज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे ऑल फॉर्म द लार्ज डेल्टा, पर भैया वेस्टर्न कोस्ट में नहीं,
कौन से कोस्ट में? ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जा रही है ना, वेस्ट की तरफ तो नहीं। करेक्ट ढूंढना था 1 2 एंड 3 हम चूज करेंगे, इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम 4 ओनली चूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक कॉलम में लैंड फॉर्म दिए हैं और दूसरे कॉलम में मेजर प्रोसेस दिया है कि कौन सा लैंड फॉर्म किस प्रोसेस की वजह से फॉर्म होता है। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। पहला है डेल्टा। ये तो बचपन से पढ़ते आए हो कि डेल्टा जो है वो रिवर इरोजन, और फिर उस इरोजन को रिवर्स जब डिपोजिट कर देती है अपने माउथ के रास्ते में, अपने माउथ के पास, माउथ कहने का मतलब कि जहां पर रिवर अपना सारा पानी समंदर में मिला देती है, या जब वो फील्ड में फ्लो कर रही होती है, स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, तो वहां पर भी बना सकती है समटाइम्स। अदरवाइज माउथ के पास तो रिवर डेल्टा जरूर बनाती है, तो इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। करेक्ट। जैसे आपको गंगा का डेल्टा कहां मिलेगा? जहां पे गंगा का माउथ, कहां माउथ? बे ऑफ बंगाल। ठीक है। दूसरा क्या है? एक और फॉर्म, लैंड फॉर्म, यारदांग। यारदांग, देखो यहां पर यारदांग कैसे बनता है, क्योंकि यहां आंसर समझने के लिए आपको ये फिगर समझने पड़ेंगे। दिस इज यारदांग। क्या लगता है ये यारदांग देखकर कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा इसका? विंड से इरोजन की वजह से यारदांग का फॉर्मेशन होता है। विंड इरोजन इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ यारदांग। और इसके साथ साथ थोड़ा सा जो सैंड डिपोजिशन होता है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मेजरली द विंड इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन द ड्राई रीजन और डेजर्ट रीजन नोन एज यारदांग। आज के बाद से ये फिगर याद रखेंगे, विंड इरोजन से बन रहा है यारदांग। थोड़ा बहुत सैंड डिपोजिशन का भी रोल रहता है यारदांग में। ठीक है, तो हमारा सेकंड मैच करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है? सर्की, ग्लेशियल इरोजन। कि सर्की जो है उसका फॉर्मेशन ग्लेशियर इरोजन की वजह से होता है। ये रहा सर्की और सर्क, ये ऐसे बॉल जैसा शेप, नहीं बॉल जैसा बन रहा है, कटोरे के जैसा, मतलब एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा। और यहां पर ये ग्लेशियल डिपोजिट जो होता है इसको हम मोराइंस बुलाते हैं, मोराइंस। एंड दिस मोराइंस आर वेरी वेरी फर्टाइल, ये फर्टाइल होती हैं एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ केसर। क्या बुलाते हैं भैया केसर को? केसर बुलाते हैं, जाफरान बुलाते हैं, है ना, सैफरॉन बुलाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह इनके भी कल्टीवेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मोराइन रीजन्स। तो ये हो गया सर्की का फॉर्मेशन ग्लेशियल इरोजन की वजह से। ठीक है भाई। फोर्थ क्या है? स्टेलेग्माइट, मरीन इरोजन। स्टेलेग्माइट मरीन इरोजन की वजह से होता है क्या? यहां देखो, ये रहे स्टेलेग्माइट, ये कैल्शियम डिपॉजिट, और इसका उल्टा जो ऊपर से लटक रहा होता है इसको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। ये हो गया स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से ऐसे होल्ड है ना, फ्री होल्ड हो रहा है। और ये हो गया स्टेलेग्माइट जो जमीन पर ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट्स। तो स्टेलेग्माइट होता है जो जमीन पे डिपॉजिट है, स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से होल्ड हो रहा है, ऐसे लटक रहा है। मरीन से कोई रिलेशन नहीं रहा उसका। फोर्थ मैच हमारा रॉन्ग हो गया। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली करेक्ट? डेल्टा, यारदांग एंड सर्की, ऑल थ्री आर करेक्ट। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट हमने देखा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं और हमको लाइमस्टोन केव में देखने को मिलते हैं, लाइमस्टोन केव में। स्टेलेग्माइट, अगेन ये याद रखिएगा, स्टेलेग्माइट जमीन पर पड़ा हुआ कैल्शियम का डिपॉजिट है, कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट ऊपर से ऐसे झूलता हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट। सर्की आपने देख लिया, बड़ा सिंपल है, बॉल जैसा शेप का होता है। मोराइन का फॉर्मेशन कॉर्नर पे होगा। यारदांग जो है, यारदांग विंड इरोजन के वजह से ड्राई या डेजर्ट रीजन में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, नॉट करेक्ट दिख गया मुझे, ये करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान देना है। विथ रेफरेंस टू द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दून एंड दुआर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दून एंड दुआर, दून एंड दुआर्स। आप ज्योग्राफी में, चाहे आप इसको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें भी क्लासिफाई कर लो, दून्स एंड दुआर का फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातों में से एक आता है दून एंड दुआर का फॉर्मेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट इस पे प्रीलिम्स में गलती करते आए हैं, इसको हम आज अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। पहला स्टेटमेंट क्या? दून्स एंड दुआर्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिवर कोर्स ड्यूरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शिवालिक रेंजेज लीडिंग टू टेम्पररी लेक फॉर्मेशन एंड सेडिमेंट डिपोजिशन। अब ये स्टेटमेंट सही या नहीं है, इसके लिए हमको एक इमेज देखना है और इस इमेज के थ्रू हम लोग आंसर पर पहुंच सकते हैं। ये देखिए, एक्चुअली क्या है, हमने यहां पर हिमालयन रेंजेज की भी बात करेंगे। कौन से हिमालयन रेंजेज की? हम बात करेंगे लेसर हिमालय का, जिसको हम हिमाचल कह के भी बुलाएंगे, हिमाचल। और फिर हम बात करेंगे शिवालिक का।
तो हिमाचल और शिवालिक के बीच, एक्चुअली शिवालिक के अपलिफ्टमेंट की वजह से ना यहां पर ये जो लेक है ना, अब ये लेक हो गया ऑब्स्ट्रक्ट, ध्यान दो। तो प्रोसेस क्या है, ऊपर है लेसर हिमालय, उसके नीचे शिवालिक, शिवालिक का हल्का सा अपलिफ्टमेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट दिस लेक इज नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड हियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लेक ना धीरे 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 कट करके यहां पर निकल जाएगी बाहर, पर जो डिपॉजिट है ना वो डिपॉजिट यहां पर, ये लेक का डिपॉजिट देखो, ये डिपॉजिट यहां पर बच जाएगा। लेक तो कट करके बाहर रह जाएगी पर वो डिपॉजिट बच जाएगा, और इसी डिपॉजिट को हम क्या बुलाएंगे, दून बुलाएंगे। इन द वेस्टर्न सेक्टर वी विल कॉल इट दून, जैसे देहरादून। इन द ईस्टर्न सेक्टर वी विल कॉल दिस दुआर्स। आसाम बंगाल में ये जो दुआर होते हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स है ना, ये जो डिपॉजिट्स हैं, जो डिपॉजिट्स आपको दिख रहे हैं, दिस डिपॉजिट्स आर वेरी मच फर्टाइल। दुआर जो है आसाम बंगाल में, जो दुआर का फॉर्मेशन होता है, दे आर फर्टाइल एंड दे आर गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह से जो दून फॉर्मेशन है, वेस्टर्न साइड में दून, ईस्टर्न में दुआर, याद रखिएगा, दून वेस्टर्न, देहरादून, दुआर आसाम बंगाल में। तो दून जो है वो भी इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं, वहां पर भी आपको कल्टीवेशन के लिए बड़ा यूजफुल होता है दून फॉर्मेशन। और जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है, जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर ऑब्वियसली ह्यूमन सेटलमेंट भी अच्छा होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। Dunes and Duar were formed due to obstruction of river courses during the upliftment of Shivalik range, correct है यहां तक, leading to temporary lake formation and sediment deposition, correct. Second, dunes are fertile longitudinal valleys mainly found in the western Himalayas between the Shivalik and the lesser Himalaya, correct है। दून अभी हमने देखा वेस्टर्न में था और ऊपर लेसर एंड शिवालिक के बीच फॉर्मेशन होगा, ठीक है। Duars are the fertile alluvial tracts located in the eastern Himalayas foothills, particularly in the Assam and Bengal. ये भी correct. The Duars region is well known for tea cultivation because of the fertile soil. Correct. Not correct पूछ रहा था, चारों तो एक्चुअली करेक्ट हो गए। आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। 1 2 3 4 मत चूज कर लेना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट थे, 1 2 3 4 नहीं, नन ऑफ द अबव हमारा हो गया आंसर, ठीक है। से कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन के ऊपर, ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन देन द अरेबियन सी, एकदम सही बात है, एंड दैट्स व्हाई यू विल ऑब्जर्व मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द ईस्टर्न सेक्टर, द बे ऑफ बंगाल रीजन, एज कंपेयर टू द वेस्टर्न और द अरेबियन सी रीजन। इसके लिए कुछ नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। पिछले 2-3 सालों में जो साइक्लोन्स आए हैं, एक बार दिमाग लगाओ और सोचो कि ईस्टर्न साइड में उड़ीसा बंगाल में ज्यादा देखने को मिला या हमको गुजरात और महाराष्ट्र के साइड में, आपको आंसर मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल। सेकेंड क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली रिक्वायर वार्म सी सरफेस टेम्परेचर अबव 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अराउंड 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो करेक्ट है, आपको याद रखना है। जैसा मैंने बोला ना कि यहाँ कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखना है इस सेशन में और फैक्ट भी। तो कॉन्सेप्ट यह है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, फैक्ट यह है कि उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर राइज around this range में। Third, the Coriolis force is necessary for cyclone formation. Coriolis force जो है वो cyclone formation के लिए necessary है। Another fact which is important in order to understand the cyclone. Coriolis forces play a very important role. They play a very important role and we observe cyclone in this part of India, eastern part of India. 4, cyclones commonly form exactly at the equator. अब इक्वेटर पे कैसे मिलेगा, जब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो फोर्थ उसका अपोजिट हो गया। कोरियोलिस फोर्सेस जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ना। इक्वेटर पे तो हमें कोरियोलिस फोर्स नियरली 0 मिलता है, तो फिर फोर्थ स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे, थर्ड इज करेक्ट तो फोर्थ इज रॉन्ग ऑब्वियसली। आंसर हमारा क्या होगा, 1 2 and 3 ओनली हियर। यहां पे आपको 2 फैक्ट मिले थे कि साइक्लोन के, ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर किस रेंज में होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाई इक्वेटर के अराउंड लगभग 0। करेक्ट ढूंढना है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स की बात कर रहे हैं, है ना, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी दोनों साथ में चल रहा है। ब्लैक सॉइल किस नाम से और बुलाते हैं बाबू, ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल भी बुलाते हैं ना, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते होंगे तो बताना कि नहीं सर नहीं बुलाएंगे। ब्लैक सॉइल इज जनरली रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना, करेक्ट। इन चीजों में ब्लैक सॉइल, इसका लाइम का, मैग्नीशिया का, आयरन का कंटेंट ब्लैक सॉइल में काफी होता है। ब्लैक सॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी इसको बोला जाता है, सेल्फ
फ्लोइंग सॉइल, सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि एक बार पानी पड़ जाए ना उसके बाद धीरे धीरे ना ये क्रैक डेवलप करता है और वाटर को ना होल्ड करके की कैपेसिटी रखता है ये अपने में। क्रैक जब डेवलप हो जाएंगे तो वो जो प्लॉइंग का काम हल चला के किसान करेगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली भी कुछ हद तक हो जाता है। किसान उसके बाद हल भी चलाएंगे पर वो क्रैक्स भी प्लॉइंग का काम कुछ हद तक कर देते हैं। एंड द ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप, जो गांधी जी का फेवरेट था, कौन सा क्रॉप? सेकंड, लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। करेक्ट है। जब इंटेंस लीचिंग होती है जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, इंटेंस लीचिंग लिखा हुआ है, इट मींस कि जो लेटराइट सॉइल है ना वहां पे फर्टिलिटी कम रहेगी। ठीक है, सही है। एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल डेल्टाइक रीजन। एलुवियल सॉइल जो होते हैं ना ये रिवर डिपोजिशन में, रिवर के जो डिपोजिशंस होते हैं राइट, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्टाइल सॉइल होता है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा रहता है, यहाँ पे खेती खूब होती है एलुवियल सॉइल वाले रीजन में। नॉर्दर्न प्लेन हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम के रीजन जहां से गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स फ्लो कर रही हैं और इनके ट्रिब्यूटरीज। रेड सॉइल इज ऑलवेज हाईली फर्टाइल एंड रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। देखो रेड और लेटेराइट के बारे में याद रखना कि इनमें ना फर्टिलिटी कम होती है, ह्यूमस कंटेंट बड़ा कम रहता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दे आर नॉट हाईली फर्टाइल। करेक्ट ही ढूंढना था ना, 1, 2 एंड 3 ओनली हमारा आंसर होगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। एंड फॉर लेटेराइट सॉइल एज वेल एज फॉर रेड सॉइल वी विल रिमेंबर दैट द ह्यूमस कंटेंट इज लो, राइट। लीचिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो। हाँ, इनका अपना अपना यूज है। एक काम करो तुम, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या प्रैक्टिस करना है आपको, आपके लिए होमवर्क है, आप ये फाइंड आउट करोगे कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से सॉइल की वेराइटी मिलती है एंड विच काइंड ऑफ क्रॉप्स और व्हाट आर द यूजेज ऑफ दो सॉइल। कि अगर कहीं पे एल्यूवियल सॉइल मिल रहा है तो उसका यूज क्या हो सकता है, अगर सपोज लेटेराइट सॉइल मिल रहा है तो उसका यूज क्या होता है, या उसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क करो, प्रीलिम्स आ रहा है, होमवर्क करना जरूरी है। अगेन हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू द ओशन करेंट्स एंड क्लाइमेट। फिर से ओशन करेंट आ गया, ओशन करेंट एंड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। वार्म ओशन करेंट्स जनरली इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ नियरली कोस्टल रीजन। ये तो एक बच्चा भी 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि हाँ वार्म ओशन करेंट है, दैट्स व्हाई दे इंक्रीज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। गुड। ओशन करेंट्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल पैटर्न। क्यों भैया, ओशन करेंट का क्यों नहीं इन्फ्लुएंस होगा रेनफॉल पैटर्न पे, जब ओशन करेंट के वजह से जो हमारा जो ह्यूमिडिटी है और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है, तो इट वुड हैव एन इंपैक्ट ओवर द रेनफॉल डेफिनेटली। Cold ocean currents may promote desert conditions along western margins of the continents। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट, कि कोल्ड ओशन करंट जो होते हैं ना वो डेजर्ट लाइक कंडीशंस डेवलप करते हैं वेस्टर्न मार्जिन पे, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में, एक स्टेटमेंट दे देगा दैट इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट डेजर्ट लाइक कंडीशंस आर प्रेजेंट, स्टेटमेंट 2 दे देगा कोल्ड ओशन करेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और कोल्ड ओशन करंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स कैन क्रिएट रिच फिशिंग ग्राउंड। यस, जहां पर भी कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंट्स मिलते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस होता है जहां पर फिशिंग हो सकती है, एंड सो फिशिंग ग्राउंड्स पे वहां डेवलप होते हैं, इकोनॉमी बढ़िया रन करती है वहां पर। नेक्स्ट नंबर 9, इंडियन वेजिटेशन, ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में करेक्ट ढूंढना है हमें यहाँ पर। पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग वेरी हाई रेनफॉल। अब जब एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है तो हाई रेनफॉल वाले रीजन में हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। हम इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग से डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में, हम इन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या प्रॉपर्टी है, डेसिडिवस की क्या प्रॉपर्टी है, इस टाइप से। सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। सही है, हम इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बुलाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट को क्या बुलाते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। क्यों मॉनसून फॉरेस्ट बुलाते हैं, व्हाई, बिकॉज दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, एंड देन दे रीग्रो द लीव्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। कि जब बारिश का सीजन होता है तो नई पत्तियां निकल आती हैं, और जब ड्राई सीजन होता है मानसून के बाद तो पत्तियां झड़ के गिर जाती हैं। किसकी प्रॉपर्टी, ट्रॉपिकल डेसिडिवस की, एंड दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल डेसिडिवस आर नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। थर्ड क्या है भैया, थर्ड है थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल सच एज वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। अब थॉर्न की बात हो रही है तो जहां पे कम रेनफॉल होगा वहीं पर तो थॉर्न डेवलपमेंट होता है ना, सो दैट वाटर का ज्यादा लॉस नहीं हो लीव्स से।
लॉजिक लगाना है ऐसा कि वाटर के लॉस को रोकना है, दैट्स वाई हम थॉर्न का डेवलपमेंट कर लेंगे, थिक बनाएंगे हम लिप्स को। करेक्ट है जी। मैंग्रोव आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। मैंग्रोव हमको पता है कि फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है यूजुअली, मैंग्रोव हमको उस रीजन में मिलता है टाइडल कंडीशंस में मिलता है, जहां पे फ्रेश और सॉल्टी वाटर दोनों मिलते हैं, जैसे सुंदरबन रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर ना हमें ये मैप भी समझना है, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पहला क्या, और नॉट करेक्ट ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 10 में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या है भैया, अर्थक्वेक्स आर कॉमन। क्वेश्चन नंबर 9 किया ना हमने, हाँ 9 कर लिया, ठीक है 9 कर लिया। 10 earthquake से related, earthquakes are common along the plate boundaries due to tectonic stress accumulation and release। प्लेट बाउंड्रीज पर earthquake कॉमन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, टेक्टोनिक स्ट्रेस और फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से। नॉर्मल सी बात है, जहां पे दो प्लेट रहेंगे या प्लेट बाउंड्रीज होगी वहां पे हलचल मचेगा, वही हलचल तो हम अर्थक्वेक बुलाते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। सेकंड, द हिमालयन रीजन इज सिस्मिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। करेक्ट है कि जो हिमालयन रीजन है ना वो सिस्मिकली एक्टिव है, रीजन उसका क्या है, कन्वर्जेंस है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स का। करेक्ट स्टेटमेंट, एकदम सिंपल सा फैक्ट है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द अर्थक्वेक रिस्क। देखो ये स्टेटमेंट कई एस्पिरेंट करेक्ट मानेंगे पर ओवरऑल रॉन्ग है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में ठीक है अर्थक्वेक कम आता है, हिमालयन रीजन में यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यहां पे प्लेट कन्वर्जेंस है तो अर्थक्वेक ज्यादा आता है, हमेशा हम हिलते डुलते रहते हैं नॉर्थ इंडिया में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे भूकंप आएगा नहीं, इवन यहां पर भी अर्थक्वेक पॉसिबल है, कंप्लीटली प्रोन नहीं है, राइट। दे आर रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू हिमालय, बट जब इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक होगा ना तो या इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक की यहां पर संभावना होती है जो कि कम होता है, बट होता है। थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया, कंप्लीटली फ्री नहीं। फोर क्या बोल रहा है, एपी सेंटर रेफर्स टू द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक एनर्जी इज रिलीज्ड व्हाइल फोकस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव इट। ये एक्चुअली गलत हो गया, ऐसे आप समझो कि फोकस या हाइपो सेंटर जो वो पॉइंट होता है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां से देखो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस और हाइपो सेंटर, और इसके जस्ट ऊपर में क्या रहेगा, एपी सेंटर रहेगा। मतलब जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम फोकस बोलेंगे, फोकस जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थक्वेक में नीचे, और उसके जस्ट ऊपर सरफेस में हमको क्या मिलेगा, एपी सेंटर। यहां पे उल्टा कर दिया था मैंने, एपी सेंटर रेफर्स टू द पॉइंट इनसाइड, नहीं फोकस रेफर्स टू द पॉइंट इनसाइड ऑफ एनर्जी रिलीज एंड एपी सेंटर इज द जस्ट सरफेस अबव, उसके जस्ट ऊपर सरफेस में। 4 भी रॉन्ग था, नॉट करेक्ट ढूंढना था। क्या चूज करेंगे हम, 3 और 4, 1 और 2 करेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है। करेक्ट नॉट करेक्ट ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। अब आपके लिए जैसा मैंने बोला एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन, एज इफेक्ट एंड एज स्पीसीज का, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगले सेशन में मैं तुम्हें एनवायरमेंट के एमसीक्यू डिस्कस करवाऊंगा। ट्राई करो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करने का। इससे पहले भी इस सेशन में मैंने कई क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, या नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से सॉइल्स मिलते हैं, उनमें क्या वेजिटेशन या उनका क्या यूज है, तो नंगा पर्वत क्यों बुलाते हैं, तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, ये होमवर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे एमसीक्यू डिस्कशन के साथ मंडे को और आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।